नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार 8:30 बजे रात में एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करेंगे। तीसरी से चौथी बार इस तरह का टाइम और वही 8 से 8:30 के बीच का लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री किस बात पर, किस मुद्दे पर देश के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि शुक्रवार के दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बिल पर चर्चा हुई और विपक्ष के एकता के कारण 2028 में ही 33% महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में जो आरक्षण दिया जाना था वो नहीं दिया जा सकेगा, अर्थात बिल गिर गया, बिल पास नहीं हो पाया। 12 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है उसमें कोई इस तरह का बिल गिरा, क्योंकि इस बिल को 2/3 बहुमत से पास होना था, लेकिन 2/3 बहुमत मैनेज नहीं कर पाई सरकार। राहुल गांधी ने जैसे ही बिल गिरा उन्होंने कहा कि भारत आ रहा था, इंडिया ने रोक लिया, मतलब भारत हार गया, इंडिया जीत गया। खैर, भारत और इंडिया एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन उन्होंने इंडी गठबंधन को इंडिया की मिलीजुली शक्ति के जीत का प्रतीक बताया है। हालांकि कांग्रेस को ये पता चल चुका है, विशेष करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि इन 12 सालों में जिस आक्रामक राजनीति और संसद से लेकर सड़क पर उतर करके बिना वजह ऐसे मुद्दे उठाने पर वो लोग आमादा थे जिसमें वो चाहकर भी जीत हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार देशव्यापी स्तर पर इस मुद्दे के साथ सड़क पर उतरेगी और वो इतना आक्रामक होगी कि परिस्थितियां अब संभाले नहीं संभलेंगी। और सड़कों पर उतरेगा कौन? महिला, जिसको कहते हैं आधी आबादी की जो ताकत है, उस पर विपक्ष चाहे जितना कह ले कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के आरक्षण को लेकर के एक तरह से मुद्दा बना रही है। अगर आरक्षण करना था तो 543 सीटों पर ही इनको क्यों नहीं कर देना चाहिए था? वो डिलिमिटेशन बिल क्यों ला रहे थे और 850 सीटें संसद में सुनिश्चित की जाए, ये सब की क्या ज़रूरत थी? तो हम आपको बता दें कि 543 सीट पर क्यों? क्योंकि जब ये जनगणना होगा, इसमें निश्चित रूप से जनगणना का जो रिपोर्ट आएगा या जो उसकी फाइनल फाइंडिंग होगी जनगणना की, उसमें इतना तो तय है कि देश की आबादी बढ़ी हुई होगी और उस आबादी के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, और फिर वो तय करेगा कि किस तरीके से सीटें बढ़ाई जाएं और किस तरह से उनका आबादी का वर्गीकरण किया जाए। उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है, या आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से, कि महिला आरक्षण जो विधेयक है उसमें धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तुष्टीकरण की राजनीति को कर रही थी, उसी आधार पर वो चाह रही थी कि 543 जो सीट है अभी, उसी में आरक्षण भी दे दिया जाए और उसमें मुस्लिम आरक्षण पर भी चर्चा हो। तो इससे फ़ायदा किसको होता है आप समझ सकते हैं। स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आप कह सकते हैं कि सरकार की ओर से, अमित शाह ने कहा कि धर्म के नाम पर तो संविधान में कोई आरक्षण देने का मुद्दा ही नहीं बनता। खैर, ये सब तो आप तमाम इन खबरों को, इस पर विश्लेषण को सुन चुके होंगे। लेकिन अब आगे क्या? अगर सरकार इस तरीके से आक्रामक होकर के आ रही है तो इसके मायने और मतलब समझिए। 850 सीटें बढ़ाई जानी थी संसद की, 543 से आगे 850। कई बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संसद, देश की जनता को संबोधित करेंगे, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के बाद, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लताड़ लगाने के बाद विपक्ष को और विशेष करके कांग्रेस को, अब तो महिला नीचे से लेकर के, मतलब आप कह सकते हैं कि गांव से लेकर के और संसद तक या देश की राजधानी दिल्ली तक, हर एक मंच से जो सुधी महिलाएं हैं, जो कम पढ़ी लिखी भी हैं,
जो मध्यम स्तर पर भी हैं, वो तो ये कहेंगे कि हमारी आबादी को वो अधिकार मिल रहा था, विपक्ष ने इसे रोका। एक ऐसी स्थिति 8:30 बजे का जो संबोधन प्रधानमंत्री करेंगे अब से कुछ देर बाद, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बना रहा हूँ, उसमें वो ये बताएंगे कि जब क्रेडिट का ब्लैंक चेक सरकार देने को तैयार थी कि जिसको क्रेडिट लेना है सरकार अपने पैसे से उसका एडवर्टीजमेंट अखबारों और अन्य समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पे देगी कि इनके कारण पास हुआ, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12 साल में अगर पहली बार कोई विधेयक इस तरीके से गिरा है तो ये सरकार की कोई हार है। सरकार इस तरीके का हार देखना चाहती थी, ये स्पष्ट हो लीजिए, इस तरीके की हार वो चाहती थी और सरकार को ये सब अनुमान था कि ये ऐसा होगा और इसलिए सरकार प्लान बी पर भी काम कर रही है। और उस प्लान बी पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष एक बार फिर सत्ते में आएगा। अब विपक्ष भी उस तरह का विरोध करेगा और इसी बीच 4 मई तक पूरे रिजल्ट आ जाने हैं बंगाल चुनाव के, तमिलनाडु के, पुडुचेरी के, असम के और केरल के। और बंगाल में जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट है, हालांकि उस पर ढेर सारे ओपिनियन पोल्स और ढेर सारे लोगों के अनुमान, विश्लेषकों के अनुमान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई है, ममता दीदी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 205 से 215 सीटों पर ही लड़ करके वो 180 185 जीतने जा रही। ये अपने अपने अनुमान और वहाँ पर जा कर के लोगों से बातचीत करने के आधार पर जो कुछ भी लोग प्राप्त कर रहे हैं उनका अपना अनुमान है। लेकिन यकीन मानिए अभी भी ममता बनर्जी इस लड़ाई में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी टक्कर दे रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी और तमाम उनके तुष्टीकरण के फैक्टर के बावजूद, कि भारतीय जनता पार्टी को अभी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और इसीलिए महिला आरक्षण का ये जो बिल था, इस पर जो चर्चा हुई और इस पर जो प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर अगर ममता ने कोई बयान दे दिया और उसके बाद विपक्ष ने भी, माफ़ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी बंगाल के चुनाव में इस इशू को अगर उसने उठा लिया और वहाँ पर महिलाएं सड़कों पर आ गईं, तो ममता दीदी के लिए ये इशू मुश्किलों में पड़ सकता है। लेकिन ममता चूंकि एक महिला है और 15 साल से महिला युवा के दम पर ही वो सरकार चला रही, इसलिए ममता बनर्जी ये कह सकती हैं कि जब महिलाओं को लेकर के इतना बड़ा आग्रह इस सरकार का है तो हमारे ऊपर इतने लोग प्रेशर डाल रहे हैं, इतने इस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके एक महिला को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ममता इस तरह का कार्ड खेलेंगी और ये कार्ड बंगाल के चुनाव में ममता के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन हमें इस पूरे मामले को बंगाल के संदर्भ में ही नहीं देखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से हार या किसी मुद्दे पर पीछे हट जाना या पद के कारण समझौता करने ला, ये स्वीकार नहीं कर सकते। ये कोई तारीफ की बात नहीं है, इसलिए कि उनकी कार्यशैली को थोड़ा बहुत हम समझते हैं और उसमें यह है कि प्लान बी और सी के तहत इस देश में 1 से 1.5 महीने के भीतर या तो ये स्थिति बन जाएगी कि सरकार जिस तरीके से अपने विंग को आक्रामक बनाएगी, माफ़ करिएगा सरकार में बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, और गांव-गांव से लेकर के टाउन्स में, शहरों में, कंस्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिवेट होगी। संघ परिवार भी एक्टिवेट होगा, महिला विंग एक्टिवेट होगा, महिलाओं के मुद्दे उठाए जाएंगे और इस बीच में स्थितियां इतनी विकट हो जाएंगी विपक्ष के लिए, उसे नहीं संभलना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष किसी तरीके से चाहेगा कि जिस प्लान बी और सी पर सरकार सोच रही है उससे भी आगे चल करके सरकार को ये कहा जाए कि सरकार राजनीति कर रही, सरकार इस तरह से बिल लाए, और जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने कर भी दी है। प्रियंका ने कहा कि सरकार सोमवार को संसद बुला ले और 2023 में जो बातें हुई थी उसी के साथ बिल पर आ जाए और बिल पास करा दे। मतलब 543 पर ही वो आरक्षण की बात हो रही है। सीटें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे क्या सिर्फ यही कह करके कि हमारा साथ
विपक्ष ने नहीं दिया और महिलाएं इस एक तरीके से निर्णयों में अधिकार पाने से वंचित कर दी गई। इतना छोटा ब्लेम गेम प्रधानमंत्री खेलने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, राष्ट्र को संबोधित जब वो करेंगे तो वो बताएंगे कि मैं किसी भी कीमत पर 2029 में ही 33% के आरक्षण को पास करवाऊंगा। मुद्दा तो है, क्योंकि ये लोकसभा में इस तरह के या तो सहमति बन जाए, सहमति इस तरह से बन नहीं सकती क्योंकि अभी जनगणना का काम हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी स्थिति बना देना चाहते हैं कि अगर उस 2029 के प्रपोज्ड आरक्षण पर सहमति नहीं बनी तो वो ये संकेत देंगे, ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि वो सरकार गिराने जा रहे हैं, वो त्याग पत्र देने जा रहे हैं। और जब विपक्ष इस अनुमान को या उनके इस तेवर को भांपेगा तो वो प्रपोज्ड आने वाले मिड टर्म पोल जो महिला आरक्षण के कारण गिरा, उसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को क्या फायदा हो सकता है, उसके अनुमान से ही भय खाएगा और इसलिए विपक्ष बीच का रास्ता निकालने के लिए आगे आएगा। रही बात बंगाल के चुनाव में या तमिलनाडु के चुनाव में इस महिला आरक्षण विधेयक का कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाए, मैं नहीं मानता, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में महिला कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि द्रविड़ियल पॉलिटिक्स में 2 एआईडीएमके और डीएमके और उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संघर्षरत कर हैं और वहाँ के जो मुद्दे हैं, और अब उस मुद्दों में इतना बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन बंगाल के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी तो ममता इस मुद्दे को अपने पक्ष में कैसे कर पाएंगी, इसके बारे में मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया है। रही बात कि ममता अपने कुछ अन्य मुद्दों और कुछ निर्णयों के कारण 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी में इस बार जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही हैं, उनको इतनी बड़ी टक्कर मिल रही है कि मामला कभी भी पलट सकता है इधर से उधर। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर वहां पर बहुमत से सरकार बनाने नहीं जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ममता के लिए इतनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं कि ममता बनर्जी पिछले बार का जो इतना थम्पिंग मेजॉरिटी उनको मिली थी वो मिलने नहीं जा रही। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये लड़ाई नेक टू नेक फाइट की है। इसलिए बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव का इस महिला आरक्षण से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है और इतना छोटा गेम प्रधानमंत्री खेलते नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो सीधे सीधे महिलाओं को संबोधित करेंगे कि हम आपके लिए अपनी सरकार को जो बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये वाक्य नहीं बोलेंगे, वो संकेत में ये बात करेंगे और ऐसी स्थिति कार्यकर्ता बनाएंगे। या तो बीच का रास्ता निकलेगा, प्लान बी और सी जिस पर सरकार सोच रही है उस पर विपक्ष भी कोई सोच करके बीच रास्ता निकले और संसद का कोई सत्र ही बुलाया जाए। फिर मैं कह रहा हूँ विशेष सत्र बुला करके और इन बातों पर चर्चा हो जाए, या विपक्ष जो नुकसान होने जा रहा है और सरकार जो बड़े कदम उठा सकती है उसके बारे में वो सोच सकती है। और वो है कि सरकार अपने आप को जनता के दरबार में पेश करने के लिए मिड टर्म पोल की तरफ भी जा सकती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन होंगे 8:30 बजे, उसके मायने और मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। विपक्ष पर पहली बार सरकार बहुत बड़ा दबाव बना चुकी है और राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट करिए, राय दीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।